बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान कुरैशी, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज जैसा कि हम आपको पता है कि हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 का आज है लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो टॉपिक आज हम लोगों ने स्टडी करना है वो टॉपिक आपका है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो इसको वैसे तो आप इसके बारे में पहले भी काफी हद तक नॉलेज रखते हैं, लेकिन इसको हम डिटेल में आज समझते हैं कि और इस लेक्चर को आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि इसमें मौजूद जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपके आगे कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। तो चलें जी, देखते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो देखें जी, सबसे पहले आप ये चीज समझ लें कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक और भी नेम है और वो है कार्टेशियन सिस्टम। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम, तो मतलब इन दोनों का मतलब सेम होगा। तो हमारे पास क्या है कि हमारा मेन जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। तो देखें जी, हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आपके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, फिर हमें समझना पड़ेगा कि ओरिजिन क्या होता है, और उसके बाद फिर हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी किसकी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। तो कहीं पे कार्टेशियन सिस्टम लिखा हो और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हो, एक ही बात है। तो देखें जी, जब भी आपके पास टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें एट राइट एंगल, मतलब ये देखें, सपोज करें ये एक लाइन है और इसको मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह से मैं एक लाइन लेता हूं इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करें कि इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। दूसरे अल्फाज में इसको हम बोलते हैं कि एट नॉर्मल, इसको ये भी कहते हैं कि एट राइट एंगल, कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करें कि एक दूसरे को एट राइट एंगल पे क्रॉस करें। और एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलेंगे, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। अब ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो ये एक सिस्टम बनेगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो एक्सिस हैं, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं। कि जब भी कोई दो लाइन, एक लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, और दूसरी लाइन जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं या वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करेंगे इनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, मतलब ये एक दूसरे को एट राइट एंगल क्रॉस करें। तो इस तरह के जो एक्सिस होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गए, टू रेफरेंस लाइंस, एक ये और एक ये, ड्रॉन एट राइट एंगल, कि उनको एक दूसरे के ऊपर कैसे हम ड्रा करें, राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब वो पॉइंट जिस पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब ये वाला पॉइंट जिस पर ये एक दूसरे से आके मिलती हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो क्या है, एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब एक दूसरे को कट करती हैं, मिलती हैं, इज नोन एज ओरिजिन। दिस सिस्टम, अब ये जो पूरा आपके पास सिस्टम बना है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम। तो क्या है, दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये तो अब आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब इस सिस्टम के अंदर ना आपके पास दो तरह के सिस्टम हैं। एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं प्लेन वेक्टर, मतलब अगर हमारे पास प्लेन के अंदर हम अगर कोई वेक्टर ड्रा करते हैं तो उसको प्लेन वेक्टर बोलते हैं।
और एक हमारे पास होता है स्पेस वेक्टर। मतलब अगर हम स्पेस के अंदर कोई वेक्टर ड्रा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेस वेक्टर। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि प्लेन वेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि स्पेस वेक्टर क्या होता है। तो देखें जी, पहला हमारा टॉपिक क्या हुआ, जिसको हम बोलेंगे प्लेन वेक्टर। तो पहले आप ये चीज क्लियर कर लें कि इस प्लेन वेक्टर को हम 2D वेक्टर भी बोलते हैं। इसी प्लेन वेक्टर को 2D वेक्टर, दिस इज आल्सो नोन एज 2D वेक्टर। प्लेन वेक्टर इज आल्सो नोन एज 2D वेक्टर। अब ये 2D वेक्टर या प्लेन वेक्टर होता क्या है, पहले मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। देखें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहां पे बटरफ्लाई, तितली बैठी है। अब वो जो तितली यहां पर बैठी है, तो इस तितली तक हम यहां पर मौजूद हैं, हम यहां पर मौजूद हैं इस पॉइंट पर। कि अगर हम इस पॉइंट पर मौजूद हैं और हम इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब इस तितली तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो जाहिर बात है हम 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे चलेंगे और फिर 3 पॉइंट्स वाई एक्सिस पे चलेंगे। तो मैंने क्या कहा कि हम 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे चलेंगे, तो हमने 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे चला और 3 पॉइंट्स वाई एक्सिस पे चलेंगे। तो जैसे ही हम 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे चले और 3 पॉइंट्स वाई एक्सिस पे चले, तो हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जिस पॉइंट पर हमें पहुंचना था। और उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें कितने एक्सिस का सहारा लेना पड़ा, 2 एक्सिस। एक हम एक्स एक्सिस के अलोंग चले, एक हम वाई एक्सिस के अलोंग चले, 2 एक्सिस का सहारा लेना पड़ा। और उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने आए। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये पहले समझ लें कि इसमें जो वर्ड है ना कोऑर्डिनेट, इसका मतलब होता है एड्रेस। क्या मतलब होता है, एड्रेस। मतलब अब ये जो कोऑर्डिनेट थे, इन्होंने तो हमें इस पॉइंट का एड्रेस बताया कि हमने 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे चलना है और 3 पॉइंट्स वाई एक्सिस पे चलना है, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेट का मतलब एड्रेस भी होता है। तो क्या है कि हमारे पास 2 ही कोऑर्डिनेट थे और 2 ही एक्सिस थे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वेक्टर यहाँ पे ड्रा करता हूं, तो ये हमारे पास पॉइंट आया ओरिजिन से उस पॉइंट तक, और ये मैंने वेक्टर ड्रा कर दिया। अब इस वेक्टर को देखें तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 1 है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज क्लियर कर लें कि इस तरह का जो सिस्टम होता है इसे हम बोलते हैं प्लेन, और इसमें जो वेक्टर हमारा बनता है उसे हम बोलते हैं प्लेन वेक्टर। जब प्लेन के अंदर कोई वेक्टर बनता है, अब प्लेन के अंदर कौन सा, जिसमें 2 एक्सिस हो, 2 कोऑर्डिनेट हो और 1 एंगल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। और उसमें बनने वाला ये जो वेक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन वेक्टर। तो सबसे पहले अब आप ये क्लियर कर लें कि जब भी आप प्लेन वेक्टर की बात करेंगे, आप इसको 2D वेक्टर भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल, क्योंकि 2 ही डायमेंशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसलिए इसको 2D वेक्टर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि जब भी कोई प्लेन वेक्टर होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स और 2 ही एक्सिस। और अगर हम एंगल की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, 1 एंगल होता है, और उस 1 एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो अब हम पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा क्या होता है। अब ये वो एंगल नहीं है थीटा जो आप मैथ के अंदर पढ़ते हैं, ये एंगल थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है, और इस केस में ये एंगल हमेशा बाकियों से हट के होता है, डिफरेंट होता है। और वो क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो एंगल थीटा इज एन एंगल, इसकी डेफिनेशन जो बता रहा हूं ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, ये मैथ में यूज होने वाला एंगल नहीं है। तो क्या है, थीटा इज एन एंगल विच a vector makes with positive x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। तो क्या है कि ये जो एंगल थीटा है, जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, ये वाला एंगल,
ये एक खास किस्म का एंगल है जो कि प्लेन के अंदर वेक्टर बनाता है विद पॉजिटिव एक्स। ये याद रखना हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वाला हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाला एंगल हमेशा हमारा कहां से स्टार्ट होगा, प्लेन के अंदर हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये याद रखना है, यही एंगल थीटा होगा प्लेन के केस में। क्या है कि ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल थीटा। देखिए अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी यहां से एंगल बना लें, इस वेक्टर के साथ ना यहां से हम एंगल बना लें, तो ये वाला जो एंगल हम बना रहे हैं ये थीटा नहीं होगा, इसको हम कोई और एंगल का नाम दे सकते हैं, फाई कह सकते हैं या व्हाटएवर अल्फा, कोई और चीज कह सकते हैं, लेकिन इसको हम थीटा नहीं कह सकते। थीटा हमारा एक स्पेसिफिक एंगल है जो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा प्लेन के अंदर, उसको हम थीटा बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, देखें अब प्लेन के अंदर हमारे पास दो ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसकी दूसरी तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो नीचे से नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, लेकिन एक्सिस सिर्फ दो ही होंगे। और अगर हम यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं प्लेन के अंदर, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स एक्सिस चलना पड़ेगा फिर वाई एक्सिस चलना पड़ेगा, तो मैं इस प्लेन का इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा। तो इस पॉइंट तक मुझे पहुंचने के लिए दो एक्सिस और दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लेन, और इसमें जो एंगल बनेगा वो एक ही होगा। अब सपोज करें कि वो तितली जो दीवार के ऊपर बैठी थी वो हवा में उड़ जाती है, वो स्पेस में उड़ जाती है। तो देखें ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, अब तितली यहां पे उड़ रही है, सपोज करें यहां पे उड़ रही है। अब मैं इस तितली तक पहुंचना चाहता हूं, तो देखें मैं कहता हूं जी मैं एक्स एक्सिस चला, मैं वाई एक्सिस चला, तो मैं यहां पे पहुंचा, लेकिन तितली यहां पर मौजूद है। तो क्या मैं उस तितली तक पहुंच गया हूं? नहीं। और अब वो प्लेन में मौजूद नहीं है, वो स्पेस में मौजूद है, यहां पर मौजूद है। तो मैं एक्स एक्सिस भी चला, मैं वाई एक्सिस भी चला, लेकिन मैं उस तितली तक नहीं पहुंच सका। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमारी तितली मौजूद है स्पेस में। अब उस तक पहुंचने के लिए मुझे एक और एक्सिस पर भी मूव करना पड़ेगा, और जब मैं उस एक्सिस पर मूव करूंगा तो फिर मैं तितली तक पहुंच जाऊंगा। जैसे आप सपोज करिए यहां पे तितली उड़ रही है, मैं एक्स एक्सिस चला, मैं वाई एक्सिस चला, लेकिन मैं तितली तक नहीं पहुंचा। लेकिन अब मैं इधर अगर जेड एक्सिस, जिसे एक और एक्सिस है जिसे हम बोलते हैं जेड एक्सिस, अब अगर मैं इस एक्सिस पे यूं चलूंगा तो फिर मैं उस तितली तक पहुंच जाऊंगा। तो यहां से क्या नतीजा निकला कि जब आप स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं तो फिर हमारे पास दो एक्सिस नहीं होते बल्कि तीन एक्सिस होते हैं, और फिर हमें थ्री एक्सिस के अलोंग मूव करना पड़ता है, और उस केस में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी तीन होते हैं और एंगल्स भी तीन होते हैं। और इस केस में आपका जो वेक्टर बनता है उस वेक्टर को हम बोलते हैं स्पेस वेक्टर, और उस एरिया को हम बोलते हैं स्पेस, और उसमें जो वेक्टर बनता है उसे हम बोलते हैं स्पेस वेक्टर। देखिए अब ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये अब हमारा एक और एक्सिस है जिसे हम बोलते हैं जेड एक्सिस, और ये हमारा स्पेस है। ठीक है, अब देखें यहां पर तितली अगर मौजूद है, एक्स एक्सिस मूव करूंगा, वाई एक्सिस मूव करूंगा, फिर वो तीसरा जो एक्सिस है जेड एक्सिस मूव करूंगा तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। और इस केस में ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो वेक्टर बनेगा उस वेक्टर को हम बोलेंगे स्पेस वेक्टर। तो अब हम समझते हैं कि स्पेस वेक्टर क्या होता है। स्पेस वेक्टर, तो सबसे पहले तो इस स्पेस वेक्टर को हम 3D वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D वेक्टर। तो 3D वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 एक्सिस होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 3D वेक्टर। अब देखें मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, पहले मैंने आपको फिजिकली दिखाया, अब मैं ड्रा करता हूं। तो देखें ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस होता है, वो स्पेस में होता है, बाहर यूं होता है। लेकिन अब क्योंकि प्लेन है, प्लेन के ऊपर हम इस तरह बाहर ड्रा नहीं कर सकते लाइन, तो फिर हम यहां पे उसको इस तरह से ड्रा करते हैं। तो देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास तीसरा एक्सिस जिसे हम क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। अब मैं फिर बता दूं, ये जो जेड एक्सिस है ये असल में यूं नहीं है, ये असल में यूं बाहर की तरफ है यहां से, लेकिन हम क्योंकि प्लेन के ऊपर इस तरह से ड्रा नहीं करते तो हम इसको यूं ड्रा कर देते होते हैं। तो अब क्या है कि अगर मैं यहां पे कोई एक पॉइंट लेता हूं,
तो देखें उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट हमारा मौजूद है स्पेस के अंदर, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे 3 एक्सिस के अलोंग मूव करना पड़ेगा। तो जाहिर बात है जब 3 एक्सिस के अलोंग मूव करूंगा तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स भी कितने आएंगे, 3। पहले मैं मूव करूंगा एक्स एक्सिस, फिर मैं मूव करूंगा वाई एक्सिस, फिर मैं मूव करूंगा जेड एक्सिस, तो फिर मैं जाके उस पॉइंट तक पहुंचूंगा। तो अब क्या है कि ये जो मैं वेक्टर ड्रा करूंगा इस तक, अब ये जो वेक्टर होगा इसे हम बोलेंगे स्पेस वेक्टर। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए थे, 3। और अब एक्सिस भी कितने चाहिए थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसी तरह अब इस वेक्टर से एक्स एक्सिस से लेके इस वेक्टर तक का जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा, और वाई एक्सिस से इस वेक्टर तक का जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे बीटा, और इसी तरह से जेड एक्सिस से उस वेक्टर तक का जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे गैमा। तो क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एंगल्स भी 3 है, मतलब एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक के एंगल को अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस से उस वेक्टर तक के एंगल को बीटा बोलते हैं, और जेड एक्सिस से उस वेक्टर तक के एंगल को गैमा बोलते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो स्पेस वेक्टर है उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 एक्सिस और 3 ही एंगल्स। अब अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को जो एंगल बताता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए जो एंगल हम यूज करते हैं वो एंगल कौन सा है, अल्फा। और वाई एक्सिस के लिए जो हम यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए वो हमारे पास है बीटा। और जेड एक्सिस के लिए जो एंगल हम यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सा है, वो है गैमा। तो क्या है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वेक्टर तक अल्फा, वाई एक्सिस से जो एंगल बनता है वेक्टर तक बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है वेक्टर तक वो होता है गैमा। तो हमारे पास स्पेस वेक्टर में 3 कोऑर्डिनेट्स, 3 एक्सिस और 3 एंगल्स होते हैं। तो आज आपने एक नया एक्सिस सीखा जिसे हम बोलते हैं जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस क्या करता है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मौजूद हो तो उसके लिए हमें 3 एक्सिस और 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्पेस वेक्टर। और उसमें एंगल्स भी कितने चाहिए होते हैं, 3। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। अगर आपको सीरियसली मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको जरूर आपने बाकी लोगों तक जरूर शेयर करना है, और आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लेंगे, और मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले टॉपिक्स लेके आऊंगा। तो आपने जरूर मेरे लेक्चर्स को सुनते रहना है, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक मेरा नोटिफिकेशन आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।